बच्चों, आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 9 हिंदी की जो नई बुक आई है ना गंगा, उसका चैप्टर नंबर 2 क्या लिखूं। इसके जो लेखक है ना, उनका नाम है पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी। ये जो चैप्टर है ना क्या लिखूं, इसमें जो राइटर है, लेखक है, उसको समझ नहीं आता है कि वो क्या लिखे, किस टॉपिक पे लिखे। उसको अपना निबंध लिखना होता है और उसको समझ नहीं आ रहा होता है क्या लिखे। फिर वो इस चैप्टर में क्या क्या बताते हैं, इस चैप्टर को हम बड़ी ही आसानी से एनिमेशन के माध्यम से समझेंगे, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना। चलो अपने वीडियो को बिना देरी के शुरू करते हैं। चैप्टर की शुरुआत में लेखक कहते हैं कि उन्हें आज कुछ लिखना ही पड़ेगा, लेकिन उनकी समस्या ये है ना कि क्या लिखे ये उनको समझ नहीं आ रहा है। इसलिए लेखक कहते हैं ना, आज तो मुझे कुछ लिखना ही पड़ेगा। फिर लेखक आगे बताते हैं, एक अंग्रेजी लेखक है जिनका नाम है एजी गार्डनर। उनके अनुसार ना लिखने के लिए एक खास मानसिक स्थिति यानी एक मूड का होना जरूरी है। जब भी तुम्हें लिखना, कोई भी लेखक लिखता है ना, तो उसका मूड होना जरूरी है। लेकिन क्योंकि जब मूड होता है ना, तो अचानक से उसके मन में भाव उत्पन्न होते हैं और वो क्या करता है, लिखने लगता है। ठीक है, लेकिन लेखक कहता है कि मेरे साथ ऐसा नहीं होता है भाई, मुझे तो लिखने के लिए ना बहुत ही मेहनत करनी पड़ती है। अब वो क्या क्या मेहनत करनी पड़ती है, लेखक आगे बताते हैं। लेखक बताते हैं कि ना उनको सबसे पहले टॉपिक ढूंढना होता है। टॉपिक ढूंढते हैं, लेखक कंफ्यूज रहते हैं। लेखक कहते हैं मेरे पास लिखने के लिए अभी 2 टॉपिक है। पहला टॉपिक है दूर के ढोल सुहावने होते हैं, और उनके पास जो दूसरा टॉपिक है ना, वो है समाज सुधार। अब लेखक को समझ नहीं आ रहा है कि वो किस विषय पर लिखे। दूर के ढोल सुहावने होते हैं इस पे लिखे, या समाज सुधार है ना उस पे लिखे। अब लेखक को ना दिक्कत इस बात से है कि जो दोनों विषय हैं ना, वो बहुत ही बड़े हैं और कई राइटर इन पे लिख भी चुके हैं। लेखक सोचते हैं, मान के चलो अगर लेखक को इस पे 5 पेज का निबंध लिखना हो, तो लेखक सोचते हैं मैं इन पे 5 पेज का निबंध कैसे लिखूं। लेखक को समझ ही नहीं आता है। फिर ना लेखक आगे एक इंपॉर्टेंट चीज बताते हैं जिससे आपका पेपर में भी क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, लेखक कहते हैं निबंध कैसे लिखा जाए। निबंध लिखने का भी अपना एक नियम होता है। इस नियम को समझो बच्चों, अंडरलाइन कर लेना इस बात को। देखो, लेखक कहते हैं निबंध लिखने का एक नियम होता है। निबंध जो होता है ना, वो छोटा होना चाहिए। निबंध में ज़्यादा जो लंबे निबंध होते हैं और ज़्यादा कठिन वाक्य होते हैं, ऐसा निबंध में कभी भी लिखना नहीं चाहिए। लेखक आगे बताते हैं जो बड़े बड़े निबंध होते हैं ना, उनमें कसावट होती है। कसावट यानी टाइटनेस, वो पढ़ने में अच्छे नहीं लगते हैं। फिर लेखक आगे एक और इंपॉर्टेंट चीज बात बताते हैं ना, उसको भी अंडरलाइन करना। देखो, लेखक बताते हैं निबंध के 2 भाग होते हैं। निबंध का जो पहला भाग होता है वो होता है सामग्री। सामग्री का मतलब होता है कंटेंट, और दूसरा होता है शैली। शैली का मतलब होता है स्टाइल। अभी देखो क्या होता है सामग्री। सामग्री में आता है ना क्या लिखना चाहिए हमें, यानी टॉपिक क्या होना चाहिए, और शैली किस तरह से उसको हमें लिखना चाहिए। ये 2 चीजें निबंध का बहुत ही मेन भाग होता है। लेखक ऐसा बताते हैं। फिर लेखक एक एक को एक्सप्लेन करते हैं। लेखक बताते हैं जो सामग्री होती है ना, यानी कंटेंट, क्या लिखा जाए। इसमें लेखक कहते हैं पहले मुझे विषय के बारे में सोचकर सामग्री इकट्ठी करनी होती है, यानी क्या टॉपिक लिखा जाए, ये पहला टॉपिक उनको इकट्ठा करना होता है। ठीक है, वो लेखक कहते हैं अब टॉपिक इकट्ठा करने के लिए उनके पास कोई किताब ही नहीं है, और दूसरी बात उनके पास टाइम भी नहीं है। उनके पास किताब, देखो किताब पढ़ेंगे तभी तो उनके मन में टॉपिक आएगा, नई नई चीजें पढ़ेंगे तभी तो नया नया टॉपिक आएगा। और दूसरी बात, और उनके पास ना किताब भी नहीं है, और उनके पास इतना समय भी नहीं है कि वो इतनी सारी किताबें पढ़े। तो लेखक कहते हैं कि लगता है मुझे ना आज अपने दिमाग से ही कुछ लिखना पड़ेगा। इसलिए लेखक बोलते हैं चलो ठीक है, मैं लिखना तो शुरू कर दूंगा। उसके बाद लेखक की जो अगली प्रॉब्लम आती है ना, वो है रूपरेखा। बच्चों, रूपरेखा का मतलब होता है आउटलाइन। देखो, विशेषज्ञ जो भी इंटेलिजेंट होते हैं ना, वो कहते हैं मुझे पहले से आउटलाइन बनानी नहीं आती। जो लेखक हैं वो कहते हैं कि मुझे पहले से क्या क्या लिखना है, कैसे लिखना है, ये मुझे पहले से नहीं पता होता। मैं जब लिख लेता हूँ, लिखने के बाद उसको पढ़ता हूँ, फिर उसको समझता हूँ, फिर मुझे समझ आता है कौन से बात कहाँ पे लिखनी, तो और फिर मैं उसको अरेंज करता हूँ। यानी इस लाइन के जरिए लेखक कहते हैं जो बाकी राइटर होते हैं ना, वो पहले ही रूपरेखा तैयार यानी आउटलाइन तैयार कर लेते हैं कि मुझे ये लिखना है, फिर ये लिखना है, फिर ये लिखना है। लेकिन लेखक ऐसा नहीं है। लेखक पहले लिखते हैं, फिर उसको रेडी करते हैं, यानी लिखने के बाद उसको सेट करते हैं। बाकी लेखक पहले ही सेट कर लेते हैं कि ये लिखेंगे, ये लिखेंगे। लेकिन जो ये लेखक है ना, वो पहले लिखते हैं, फिर उसको अरेंज करते हैं। ऐसा लेखक बताते हैं। फिर लेखक ना शैली के बारे में वर्णन करते हैं। लेखक कहते हैं जो लिखने की शैली होती है, लिखने की शैली का मतलब तरीका, वो कैसा लिखा जाए,
उसमें ना वाक्य अच्छे, हम कैसे कैसे वाक्य अच्छे लिखें। तो लेखक बताते हैं कि अच्छे वाक्य लिखने के लिए ना, इसको भी अंडरलाइन करना, अच्छे वाक्य लिखने के लिए ना जो होते हैं, जैसे मैंने पहले बताया, छोटे छोटे वाक्य लिखने चाहिए और ऐसे वाक्य होने चाहिए कि जो पहला वाला वाक्य हो दूसरे वाले वाक्य से जुड़ा हो। ठीक है, तभी तो लोगों को पढ़ने में मजा आता है। देखो, छोटे वाक्य होंगे और आसान शब्द होगा तभी तो कोई भी पढ़ेगा, उसको अच्छा लगेगा। वरना जो बड़े बड़े वाक्य होते हैं, कठिन शब्द होते हैं, लोगों का इंटरेस्ट हटा देते हैं। इसीलिए लेखक ये बताते हैं। फिर लेखक बोलते हैं कि बहुत परफेक्ट लिखने से मज़ा नहीं आता, यानी तुम मान के चलो बहुत अच्छा लिख रहे हो, उससे कभी भी मज़ा नहीं आता। लेखन में थोड़ी कमी होनी चाहिए, क्योंकि जो लेखन में थोड़ी कमी होती है ना, वही लेखन को जिंदा करती है, ऐसा लेखक कहते हैं। फिर आगे ना लेखक जो है वो अंग्रेजी लेखकों के बारे में बताते हैं। लेखक कहते हैं जितने भी अंग्रेजी लेखक होते हैं ना, उनको नियमों की ज़्यादा चिंता नहीं होती, वो बस अपनी भावनाओं से लिखते हैं। उनके जितने भी निबंध होते हैं ना, वो स्वाभाविक होते हैं और दिल से लिखे होते हैं। यानी बताने चाहते हैं जितने भी अंग्रेजी लेखक होते हैं ना, वो लिखने के लिए उतना सोचते नहीं हैं। उनके दिल में जो जो आता है वो सब अपने निबंध में अपने आप को, अपने पूरी भावनाओं को निबंध में उतार देते हैं। इसलिए जो हमारे लेखक हैं ना, वो भी चाहते हैं कि वो अपने तरीके से लिखे, उनका लिखने का एक अपना स्टाइल हो, वो किसी के स्टाइल को कॉपी ना करे, ऐसा लेखक बताते हैं। फिर लेखक ना आगे एक मज़ेदार कहानी बताते हैं। वो अमीर खुसरो की कहानी बताते हैं। वो बताते हैं कि अमीर खुसरो जो है ना, उनको एक बार 4 चीज़ों पर एक साथ लिखने को कहा गया। अमीर खुसरो को 4 टॉपिक दे दिया गया, खीर, चरखा, कुत्ता और ढोल। ये 4 टॉपिक दे दिया गया और बोला गया कि चारों टॉपिक पे लिखो। तो उन्होंने पता है क्या किया, इन चारों को जोड़ दिया और एक टॉपिक बना दिया और उसी पे लिख दिया। तो लेखक कहते हैं ये उनकी क्रिएटिविटी थी, ये उनका अलगपन था। इसलिए लेखक सोचते हैं कि मेरे पास भी जो 2 टॉपिक हैं, एक पहला समाज सुधार और दूसरा दूर के ढोल वाला टॉपिक, ये दोनों टॉपिकों को मैं भी जोड़ देता हूँ। जैसे पहला टॉपिक था दूर के ढोल सुहावने होते हैं। अच्छा, ये दूर के ढोल सुहावने होते हैं, इसका मतलब क्या है पता है आपको? इसका मतलब है जो चीज़ दूर होती है ना, वो हमें अच्छी लगती है, और जो चीज़ हमारे पास है उसकी हम कदर ही नहीं करते। तो ये टॉपिक था उनका पहला। और दूसरा जो उनका टॉपिक है ना, वो है समाज सुधार। तो लेखक सोचता है कि मैं भी इन दोनों टॉपिक को जोड़ देता हूँ और एक बनाकर इन पे निबंध लिख देता हूँ। ठीक है। फिर जब बात आती है समाज सुधार पर लिखने की, तो लेखक कहते हैं कि पुराने टाइम से इतिहास गवाह है कि समाज में ना समय समय पर सुधार होता गया है। समाज में कई सुधारक भी आए, जैसे गौतम बुद्ध आए, कबीर आए, महात्मा गांधी आए, उन्होंने समाज में सुधार किया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि समाज से सुधार खत्म हो गया, क्योंकि समाज में नए नए दोष आते रहते हैं, उनको सुधारने की जरूरत होती है। इसलिए ये टॉपिक भी कोई बुरा नहीं है। इसलिए लेखक सोचते हैं दोनों टॉपिक को मैं मिला के लिख देता हूँ। फिर लेखक ना आगे एक इंपॉर्टेंट बात बताते हैं। चैप्टर के अंत करने से पहले लेखक बताते हैं युवा और बूढ़ों में अंतर क्या है। देखो, जो युवा पीढ़ी है हमारी, वो क्या करती है, भविष्य के सपने देखती है, सोचती है मैं ये करूंगी, मैं ये करूंगा। ठीक है, युवा पीढ़ी मेरी सोचती है। लेकिन जो हमारे बुजुर्ग लोग हैं ना, वो हमेशा अतीत को याद करते रहते हैं। लेखक ऐसा बताते हैं कि जो हमारी बुजुर्ग पीढ़ी है वो हमेशा पास्ट में जीती है, और जो हमारी युवा पीढ़ी है वो हमेशा फ्यूचर में जीती है। कोई भी प्रेजेंट का मजा नहीं लेता। दोनों को अपना अपना समय अच्छा लगता है। दोनों कहते हैं हर हमारे टाइम में तो ऐसा होता है। तो युवा पीढ़ी के लिए अभी का टाइम अच्छा है, बुजुर्गों के लिए हमारे टाइम जो उनका पास्ट था वो उनका टाइम उनके लिए अच्छा है, ऐसा लेखक बताते हैं। इस लाइन के जरिए लेखक ये कहना चाहते हैं कि दोनों को अपना अपना समय अच्छा लगता है, और यही है दूर के ढोल सुहावने होते हैं। जो चीज़ चली गई है, जैसे फ्यूचर भी आने वाला है और पास्ट चला गया है, दोनों दूर हैं, इसलिए दोनों को दूर के ढोल हमेशा सुहावने ही लगते हैं। ठीक है। और फिर लेखक चैप्टर का एंड करते हुए कहते हैं कि समाज में सुधार चलता रहेगा। हर पीढ़ी अपने समय में, हम जो जितनी भी पीढ़ी है वो अपने समय को अच्छा मानती है और मानती रहेगी। इसलिए दूर की चीज़ें सबको अच्छी ही लगती है। इसलिए सच में दूर के ढोल सुहावने होते हैं, वो ये लिखते हैं और चैप्टर का अंत कर देते हैं। तो बच्चों, आपको ये चैप्टर समझ आया है कि नहीं, हमें कमेंट करके बताएं। और आपको कोई भी प्रॉब्लम हो चैप्टर से रिलेटेड या और कोई सिलेबस से रिलेटेड, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और वीडियो अगर को पसंद आए तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।